नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं अंकुर कुमार फिजिक्स की क्लास में स्वागत करता हूं। लास्ट क्लास हम बात कर रहे थे अपवहन वेग के बारे में और अपवहन वेग का फॉर्मूला हमने डिराइव किया था। तो अपवहन वेग हमारा कितना आया था? अपवहन वेग का मान आया था Vd इज इक्वल्स टू ई टो अपॉन में m। ये आया था अपवहन वेग, ये इसका परिमाण था। अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं तो अपवहन वेग क्या होता है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के विपरीत दिशा में होता है। तो यदि इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो ये ई वेक्टर और यहां पे आएगा नेगेटिव साइन। मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और अपवहन वेग दोनों क्या होते हैं? एक दूसरे के विपरीत दिशा में होते हैं। तो ये अपवहन वेग का फॉर्मूला आया था। अब बात आती है, यहां पर मैं आपको बता रहा था कि टो होता है वो विश्रांति काल होता है, रिलैक्सेशन टाइम। इसको श्रांति काल भी बोलते हैं, विश्रांति काल या फिर श्रांति काल, ये दोनों ही होता है। यहां से दोनों में कुछ भी आप बोल सकते हो। रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है? और इसके बाद में एक बात कर रहे थे माध्य मुक्त पथ की, मीन फ्री पाथ, माध्य मुक्त पथ, इसकी बात कर रहे थे। तो माध्य मुक्त पथ को हम लैम्डा से डिनोट करते हैं और विश्रांति काल को टो से डिनोट करते हैं। अब बात आती है, तो अधिकांश चालकों के लिए माध्य मुक्त पथ की वैल्यू कितनी होगी और विश्रांति काल की वैल्यू कितनी होती है? तो सबसे पहले हम बात करते हैं माध्य मुक्त पथ होता क्या है। तो किसी भी चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की दो क्रमागत टक्करों के मध्य की औसत दूरी, वो क्या कहलाती है? माध्य मुक्त पथ। मतलब अगर हम जितनी टक्कर होती हैं इलेक्ट्रॉनों के मध्य, जैसे एक टक्कर हुई और फिर दो टक्कर हुई, तो जैसे एक टक्कर और दो टक्कर, एक बार टकराने और दो बार टकराने के बीच में वो कितनी दूरी तय करता है, वही दूरी उसका माध्य मान होता है। और अब माध्य निकालना है, तो अब यहां पे मुक्त इलेक्ट्रॉनों की टक्कर होगी तो बहुत सारी टक्कर होती है। जैसे एक इलेक्ट्रॉन था मुक्त इलेक्ट्रॉन, ये एक बार यहां टक्कर करता है तो एक टक्कर हो गई, फिर ये यहां पे आके इससे टकराता है, दो टक्कर हो गई, फिर यहां पे आता है तीन टक्कर हो गई, फिर यहां पे जाता है चार टक्कर हो गई। तो बहुत सारी टक्कर है। अब देखो, यहां से पहली टक्कर से लेकर दूसरी टक्कर के बीच की दूरी, ये वाली दूरी होगी, इस दूरी को माप लो। ये दूसरी से तीसरी टक्कर के बीच की दूरी, फिर तीसरी से चौथी टक्कर के बीच की दूरी। तो एक दो तीन, इन तीनों को जोड़ दो। ये दूरी यहां से यहां तक की, यहां से यहां तक की और यहां से यहां तक की दूरी जोड़ दो। और क्रमागत टक्कर कितनी हुई? एक क्रमागत टक्कर, दो क्रमागत टक्कर और तीसरी क्रमागत टक्कर। इन सभी दूरी में अगर हम इन टक्करों की संख्या का भाग दे दें, टक्करों की संख्या, तो वो इसका कौन सा मान आता है? माध्य मान। और उसी मान को क्या बोलते हैं? माध्य मुक्त पथ, मीन फ्री पाथ, ये होता है। और इसको लैम्डा से डिनोट करते हैं। तो अधिकतर चालकों में जो मुक्त इलेक्ट्रॉनों का मीन पाथ वैल्यू होती है वो कितनी होती है? लैम्डा की वैल्यू होती है 10 की घात -9 मीटर, जिसको हम नैनोमीटर भी बोलते हैं। 10 की घात -9 मीटर का माध्य मुक्त पथ होता है। अब बात आती है विश्रांति काल, रिलैक्सेशन टाइम की। तो रिलैक्सेशन टाइम निकालते कैसे हैं? अब देखो, यहां से टो क्या होगा? टो इज इक्वल्स टू माध्य मुक्त पथ तथा माध्य मुक्त पथ में जो इलेक्ट्रॉनों की चाल होती है, VRMS चाल, जिसको बोलते हैं वर्ग माध्य मूल चाल की। तो हमेशा कैसे निकाला जाएगा? ये एक तरह का क्या होता है? समय होता है। और हमें पता है कि समय का फॉर्मूला क्या होता है? दूरी बटे चाल। अगर हम सिंपल भाषा में देखें तो समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे में चाल। अब यहां पे अगर हम समय को रिलैक्सेशन टाइम माने, विश्रांति काल, तो उस टाइम पे दूरी क्या होगी? दूरी को डिनोट कौन करेगा? माध्य मुक्त पथ। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे? दूरी की जगह तो लैम्डा अपॉन में, और जो चाल होगी, चाल किसकी होगी? इस चालक तार में जो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की अनियमित पथ पर होने वाली जो चाल होगी, उसका कौन सा मान? VRMS, उसको बोलते हैं वर्ग माध्य मूल मान। तो यहां पे लेंगे मुक्त इलेक्ट्रॉन्स की वर्ग माध्य मूल चाल, वर्ग माध्य मूल चाल, ये हो जाएगी। तो यहां से क्या हो जाएगा? टो इज इक्वल्स टू लैम्डा अपॉन में VRMS। तो ये इस तरीके से निकाली जाती है। अब यहां पर जो रिलैक्सेशन टाइम होता है, अधिकतर चालकों के लिए रिलैक्सेशन टाइम की वैल्यू 10 की घात -14 सेकेंड होती है। तो मैक्सिमम चालकों के लिए अगर हम बात करें चालकों के लिए, तो टो की वैल्यू कितनी होती है? 10 की घात -14 सेकेंड की वैल्यू होती है। जबकि माध्य मुक्त पथ कितना होता है? 10 की घात -9 सेकेंड। इस तरीके से निकालते हैं।
तो अब इलेक्ट्रॉनों की यहां पे वर्ग माध्य मूल चाल निकालें, और हमें पता है कि वर्ग माध्य मूल चाल किसके कारण होती है? वातावरणीय ताप के कारण। ये चाल होती है वो किसके कारण होती है? वातावरणीय ताप के कारण। और वातावरण की ये ताप के कारण जो होने वाली चाल होगी तो वो किस में होती है? विभवांतर की अनुपस्थिति में, यादृच्छिक गति में। तो यादृच्छिक गति में मुक्त इलेक्ट्रॉनों का वेग कितना होता है, उसकी चाल कितनी होती है, यहां से निकालेंगे। तो Vrms की वैल्यू कितनी होगी? देखो Vrms को इधर ले जाते हैं, टो को इधर, तो Vrms इज इक्वल्स टू लेमडा अपॉन में टो। लेमडा की वैल्यू होती है 10⁻⁹ अपॉन में टो। विश्रांति काल की वैल्यू होती है वो कितनी होती है? 10⁻⁻14 सेकेंड, 10⁻14। ऊपर आएगा तो प्लस में 14 हो जाएगी और बच के कितना आएगा? 10⁵ मीटर पर सेकेंड। तो यहां से हम कह सकते हैं कि किसी भी चालक में जो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की जो चाल होती है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की चाल, अनियमित पथ में होने वाली चाल, आरएमएस चाल, वर्ग माध्य मूल चाल। देखो आरएमएस का मतलब होता है वर्ग माध्य मूल, आरएमएस इसको बोलते हैं इंग्लिश में, वर्ग को बोलते हैं स्क्वायर, माध्य को बोलते हैं मीन और मूल को बोलते हैं रूट। स्क्वायर, मीन, रूट। अब उल्टा लेके चलते हैं, तो रूट का तो आर, मीन का एम और स्क्वायर का एस, आर एम एस। इसको बोलते हैं वर्ग माध्य मूल को आर एम एस, VRMS, वर्ग माध्य मूल चाल। ठीक है, रूट, मीन, स्क्वायर चाल। तो इसकी वैल्यू कितनी आती है? 10⁵5 मीटर पर सेकेंड। ये कौन सी गति के लिए होती है? यादृच्छिक गति, क्योंकि मुक्त इलेक्ट्रॉनों की ये इस प्रकार की जो चाल निकाली जाती है वो यादृच्छिक गति में होती है। हम बात कर रहे थे अपवहन गति की, अपवहन वेग। तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों का जो अपवहन वेग होता है वो विभवांतर की उपस्थिति में होता है। अपवहन वेग होता है वो किसके कारण होता है? विभवांतर की उपस्थिति के कारण। और विभवांतर की उपस्थिति के कारण इसमें एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। क्या उत्पन्न होगा? चालक तार में एक विद्युत क्षेत्र। कैसे? यहां पे देखो ये एक चालक तार है, इस चालक तार पर जब वोल्टेज V वोल्ट की बैटरी लगाई जाती है, यहां से V वोल्ट की बैटरी प्लस माइनस लगाई जाती है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन एक निश्चित दिशा में गति करेंगे और इधर क्या बनेगा? एक विद्युत क्षेत्र बन जाता है। इस विद्युत क्षेत्र के कारण इस चालक तार में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की एक निश्चित पथ या नियमित पथ में होने वाली गति है वो अपवहन वेग होगी, और अपवहन वेग की वैल्यू है वो 10⁻⁻4 मीटर पर सेकंड की होती है। इसका जो अधिकतर चालकों में जो अपवहन वेग है वो कितना आता है? 10⁻⁻4 मीटर पर सेकंड। जबकि वर्ग माध्य मूल चाल जो यादृच्छिक गति में होने वाली चाल है वो कितनी आती है? 10⁻5 मीटर पर सेकंड की आती है। तो इस तरीके से हम माध्य मुक्त पथ को भी समझ सकते हैं और विश्रांति काल को भी समझ सकते हैं। तो ये पूरी स्ट्रक्चर इस तरीके से फॉर्म होती है। अपवहन वेग का हमने फॉर्मूला देख लिया था, अपवहन वेग के बारे में बता रहा हूं। तो यहां पे देखो अपवहन वेग के बारे में क्या है? अपवहन वेग ये होता है V बराबर VD बराबर E टो अपॉन में M, यही आता है। अब यहां से कांस्टेंट वैल्यू है उसको अलग कर लेते हैं। तो देखो यहां पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये वोल्टेज पे निर्भर करेगी, तो VD बराबर क्या आ रहा है? E टो अपॉन में M इंटू में E, यही है। अब यहां से क्या होगा कि E टो अपॉन में M की वैल्यू है वो कितनी हो जाती है? वो कांस्टेंट वैल्यू हो जाती है। क्या होगी ये? कांस्टेंट वैल्यू। तो जब कांस्टेंट को हम हटाते हैं तो कांस्टेंट को हटाने पर आता है समानुपाती, और समानुपाती को हटाते हैं तो क्या लिखते हैं हम? कांस्टेंट। कोई भी वैल्यू कांस्टेंट लेते हैं। तो यहां पे E क्या है? इलेक्ट्रॉन का आवेश टो है, रिलैक्सेशन टाइम जिसको बोलते हैं हम विश्रांति काल, और M होता है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, क्योंकि मुक्त इलेक्ट्रॉन है। तो ये सारा क्या हो जाता है? यहां से कांस्टेंट हो जाता है, और कांस्टेंट को जब हटाते हैं तो समानुपाती, तो VD इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E। मतलब हम कह सकते हैं कि अपवहन वेग है वो किसके समानुपाती होता है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के समानुपाती होता है। समानुपाती को अगर हम हटाते हैं तो समानुपाती को हटाने पर एक कांस्टेंट आएगा, तो क्या आ जाएगा? VD बराबर होगा म्यू इंटू में E, ये होता है नियतांक। इसको एक तो इक्वेशन नंबर 1 इसको ले लो, इक्वेशन नंबर 2 इसको ले लो। ये जो नियतांक आ रहा है यहाँ पे, म्यू क्या होता है? नियतांक होता है जिसे हम क्या बोलते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉनों की गतिशीलता भी कहा जाता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन्स की गतिशीलता।
अब यहां पे जो ये टॉपिक मैं बताने जा रहा हूं वो गतिशीलता के लिए बताने जा रहा हूं, मोबिलिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ये बात कर रहे हैं हम किसकी? गतिशीलता की। गतिशीलता बोलते हैं जिसको इंग्लिश में बोलते हैं मोबिलिटी। ठीक है, मोबिलिटी होती है कि इलेक्ट्रॉन है वो किस तरीके से फ्लो करते हैं, उनके फ्लो करने की जो दर होती है उसको मोबिलिटी बोला जाता है। तो म्यू होता है नियतांक जिसे बोलते हैं चालक की गतिशीलता। अब गतिशीलता निकालेंगे म्यू की वैल्यू तो कितनी होगी? तो वीडी, देखो ई इधर क्या है मल्टीप्लाई में, इधर आएगा तो किस में हो जाएगा? डिवाइड में। तो म्यू बराबर कितना होगा? वीडी अपॉन में ई। तो यहां से हम किसी भी चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की गतिशीलता को भी डिसाइड कर सकते हैं। अब डेफिनेशन कैसे बनाएं गतिशीलता की? तो गतिशीलता की डेफिनेशन बनाने के लिए हम क्या करेंगे? यदि हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को 1 ले लें, यदि हम क्या ले लें? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता A की वैल्यू 1 वोल्ट बटे मीटर ले लें, वोल्ट बटे मीटर या फिर न्यूटन बटे कुलाम, क्योंकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है वो या तो होता है वोल्ट अपॉन मीटर या फिर होगा न्यूटन बटे कुलाम। तो यहां से E की वैल्यू अगर हम 1 ले लें तो मोबिलिटी किसके इक्वल होगी? तो म्यू इक्वल हो जाएगा किसके? VD के। तो हम ये कह सकते हैं एकांक विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आरोपित करने पर चालक तार में मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अपवहन वेग या मुक्त इलेक्ट्रॉन का औसत वेग ही किसके बराबर होता है? मोबिलिटी, उसकी गतिशीलता के बराबर होगा म्यू के इक्वल। ठीक है, तो इस तरीके से हम गतिशीलता को डिफाइन करते हैं कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों का फ्लो कैसे होता है। अब बात आती है कि इस गतिशीलता का मात्रक या विमीय सूत्र कुछ होगा? बिल्कुल होगा। तो यहां से डिसाइड करते हैं। देखो अपवहन वेग का इसका मात्रक लेते हैं तो ऊपर है वेग, वेग का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड अपॉन में, और नीचे क्या है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है न्यूटन बटे कुलाम। तो मात्रक क्या हो जाएगा? यहां से निकल के आएगा मात्रक होगा मीटर प्रति सेकंड इंटू में कुलाम बटे में न्यूटन। यह आ गया किसका मात्रक? गतिशीलता का। अब इसका विमीय सूत्र लिखें तो विमीय सूत्र लिखने के लिए हमारे पास बहुत आसान सा है, यहां से मात्रक में विमीय सूत्र लगाएंगे और यहां से निकल जाएगा। तो देखो इसका विमीय सूत्र कितना होगा? विमीय सूत्र होगा यहां से सबसे पहले मीटर, तो मीटर के लिए लिखेंगे L1 अपॉन में, सेकंड के लिए क्या आएगा? सेकंड के लिए आ जाएगा T1 इंटू में कुलाम। तो कुलाम का विमीय सूत्र क्या होता है? A1 T1। तो यहां से हम क्या लिखेंगे इसको? A1 T1 अपॉन में न्यूटन। तो न्यूटन होता है बल, और बल का विमीय सूत्र क्या होता है? M1 L1 T-2। अब इनको ऊपर नीचे ले जाओ और एडजस्ट कर देंगे तो विमीय सूत्र बन जाएगा। तो कितना आएगा? यहां से देखो आएगा m की पावर -1, l कितना हो जाएगा? एक कट गया तो l की पावर कितनी आ जाएगी? 0। फिर t की पावर कितनी होगी? 1 से 1 ये कैंसिल हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा t की पावर 2, और a की पावर यहाँ पे नहीं है तो कितनी आ जाएगी? a की पावर 1। तो गतिशीलता का विमीय सूत्र कितना बन रहा है? m-1 L0 T2 A1। ये होता है गतिशीलता का विमीय सूत्र। तो इस प्रकार से हम इनके बारे में, गतिशीलता के बारे में देख सकते हैं कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों की गतिशीलता कितनी होगी। तो ये आपको अच्छे से समझ में आएगा मात्रक कैसे डिसाइड करते हैं और इसका विमीय सूत्र कैसे लिखते हैं। नेक्स्ट हम इसके आगे देखेंगे कि किस तरीके से हम इस अपवहन वेग की सहायता से ओम के नियम का व्युत्पन्न कर सकते हैं।